जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के ऐप पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने गति चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। 2 क्लास हमने गति चैप्टर की ली थी। मोशन चैप्टर की हमने 2 क्लास कंप्लीट की थी। दोनों क्लास में हमने मोशन चैप्टर क्लियर कर लिया था। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं, वर्तीय गति क्या होती है, और वर्तीय गति में हमने 2 बल पढ़े थे, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल पढ़े थे। प्रक्षेपीय गति में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया चैप्टर का अपना नाम रहने वाला है वर्क, पावर और एनर्जी। क्या नाम रहने वाला है? वर्क, पावर और एनर्जी। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यह आपका आज का नया चैप्टर रहने वाला है। पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कार्य किसको कहते हैं, ऊर्जा किसको कहते हैं, शक्ति किसको कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या होता है? वर्क। कार्य का सूत्र आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। हालांकि मैथ में भी आपको कार्य का सूत्र पढ़ने को मिलता है। कार्य की बात करें तो W बराबर आपका होता है F.S, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। यह आपका कार्य का फॉर्मूला होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य कहते किसको है, इसकी बात करें उससे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि ये आपके बीच में डॉट है तो आपको यहां पर डॉट ही लगाना, आपको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना है। एक आपका सदिश गुणा होता है, एक आपका अदिश गुणा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो। सदिश गुणा और अदिश गुणा होता है। सदिश गुणा में क्या होता है? सदिश गुणा में 2 सदिश राशियों का गुणा किया जाता है और उसके बीच में गुणा करने के लिए यह सिंबल प्रतीक किया जाता है, यह सिंबल लगाया जाता है, गुणा का यह सिंबल लगाया जाता है। और अदिश राशियों का जब गुणा करते हैं तो अदिश राशियों के गुणा में हम डॉट का प्रयोग करते हैं। हालांकि इतना गहरा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना याद रखना है, ये सदिश राशियों का जब गुणा किया जाता है तो इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जब 2 राशियों का गुणा करते हैं सदिश राशियों का, तो उनके बीच में ये सिंबल प्रयोग करते हैं। और जब 2 अदिश राशियों का गुणा करते हैं तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अदिश राशियों का गुणा है। कार्य एक अदिश राशि है, ये हमने पहले देखा भी था। सदिश और अदिश राशियों की ट्रिक जब हमने देखी थी कि आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में बागी, ये आपकी सदिश राशियों की ट्रिक थी। अदिश राशियों की अपनी ट्रिक थी, उसका दाल चावल MSc से आता है। ये आपकी अदिश राशियों की ट्रिक थी। उसमें हमने देखा भी था कि कार्य आपकी अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है इन दोनों का? इसका मतलब एक ही निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है? W बराबर F.S। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F.S कोस थीटा। अब आप सोच रहे कोस थीटा कहां से आ गया? कोस थीटा क्या होता है? जब अदिश राशियों का गुणा करवाया जाता है, जब 2 अदिश राशियों का गुणा करवाया जाता है तो उसमें कोस थीटा आता है। किसमें आता है? जब अदिश राशियों का गुणा होता है तो उसमें कोस थीटा आता है। और सदिश राशियों का जब गुणा होता है, सदिश राशियों के गुणा में क्या आता है? साइन थीटा आता है। ये आपको याद रखना है। अदिश राशियों का जब गुणा करवाया जाता है तो उसमें कोस थीटा आता है, और सदिश राशियों का जब गुणा करवाया जाता है तो उसमें आपका साइन थीटा आता है। यहां पर अदिश राशियों का गुणा करवाया जा रहा है, यानी कि कार्य आपकी अदिश राशि है, तो इसमें कोस थीटा का प्रयोग होगा। अब आप सोच रहे कोस थीटा का यहां पर क्या मतलब है? कोस थीटा का आपका मतलब यह है कि हम अब यह पढ़ने वाले हैं कि कार्य के शून्य होने की शर्तें क्या है। कार्य कौन सी स्थिति में शून्य होता है? आपसे ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा कार्य का फॉर्मूला क्या है, कार्य का फॉर्मूला लिखिए, ये कोस थीटा वाला फॉर्मूला लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कार्य के शून्य होने की शर्तें पूछेगा आपसे, या आपको एग्जाम्पल देगा। एग्जाम्पल क्या देगा? पहले हम एग्जाम्पल की बात करें। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
जब कोई कुल्ली सामान सिर पर रख करके वो मतलब चलता है, कुल्ली सामान रख करके सिर पर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब आप बोलोगे कैसे होता है? ये आपका कोई व्यक्ति है, इसने यहां पर सामान रख रखा है, कुल्ली ने कोई सामान रख रखा है सिर पर। अब ये चल कैसे रहा है? चल तो इधर रहा है, चल तो इधर रहा है, जमीन पर चल रहा है, और ये आपने इसने सामान कहां पर रख रखा है? सिर पर रख रखा है। तो विस्थापन और इस सामान के बीच में कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कोण है, तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? W बराबर एफ एस कोस थीटा, यही बताया था। अब आप सोच लीजिए कि यह आपका 5 मीटर चलता है। कितना चलता है? 5 मीटर चलता है, और आपको कार्य ज्ञात करना है, और इसको, इस सामान को उठाने में कितना बल लगा, यानी कि इसको 5 न्यूटन का बल लगा। तो आप इसको ज्ञात करेंगे तो यहां पर बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। एज विस्थापन कितना, ये कितनी दूरी तय की है इसने? 5 मीटर की इसने दूरी तय की है। और कोस थीटा, थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री थीटा का मान है। तो कोस 90 अगर आप यहां पर लिखोगे तो कोस 90 का मान 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ये तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। कोस 90 का मान कितना होता है? अगर ये 0 हो गया तो पूरा कार्य ही 0 हो गया। 0 को 5 से गुणा करोगे 0, और इस 0 को 5 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 0 होगा, तो पूरा कार्य ही 0 हो गया। यानी कि जब कोई कुल्ली सामान सिर पर रख करके चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर वो कार्य ही नहीं करा तो हमसे पैसे किस चीज का ले रहा है? तो आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर के उसको बोल मत देना कि तूने कोई कार्य नहीं किया, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो ऐसा आपको बोलना नहीं है। अगर ऐसा बोलोगे तो उनकी भी एक यूनिटी होती है। क्या होती है? उनमें भी एक एकता होती है। वहां पर 50-60 कुली आपको देखने को मिल जाएंगे, उनमें भी यूनिटी होती है। वो अगर मारने लग गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अब दूसरे एग्जाम्पल की इसकी हम बात करें। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एक व्यक्ति, दीवार है ये, इस दीवार को एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है। क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, लेकिन दीवार नीचे गिर नहीं रही है। दीवार गिर नहीं रही है। दीवार कैसे गिरेगी? अगर एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है और दीवार नीचे नहीं गिर रही है, दीवार स्थिर है। दीवार स्थिर है तो विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन तो 0 हुआ, दीवार तो स्थिर है। कार्य जबकि इसने बल भूत लगाया है, इसने मान लीजिए बल कितना लगाया? 200 न्यूटन का इसने बल लगा दिया। कितना लगा दिया? 200 न्यूटन का बल लगा दिया, लेकिन विस्थापन तो 0 है, क्योंकि दीवार तो नीचे गिरी नहीं। अगर दीवार नीचे नहीं गिरी तो एस 0 हो गया। अगर एस 0 हो गया तो आप यहां पर कार्य ज्ञात करोगे। आपको न्यूटन, इसने बल कितना लगाया? 200 न्यूटन का बल लगाया है, लेकिन विस्थापन 0 है। 0 को इससे गुणा करोगे तो कार्य 0 हो जाएगा। इसने भी कोई कार्य नहीं किया। तो ये आपके कार्य के शून्य होने की शर्त है। ऐसा ही एग्जांपल आपसे अगला पूछ सकता है। आगे अब हम बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया, वर्क के बारे में आपसे इतना ही पूछ सकता है। आगे हम बात करें ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के बारे में डिस्कस करें तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। एक आपने सुना होगा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है।
वो दर है, ये समता है, यानी कि इसमें कितनी समता है कार्य करने की, वो ऊर्जा कहलाती है। उससे पहले हम कार्य के बारे में एक चीज डिस्कस करना भूल गए, कार्य में हमने मात्रक नहीं पढ़ा। कार्य की मात्रक की अगर हम बात करें तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कार्य का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अब जूल और अर्ग में हम संबंध देखें तो जूल और अर्ग में आपका संबंध है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। क्या है? 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ये भी आपकी अदिश राशि है, कार्य भी आपकी अदिश राशि है, ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, कार्य आपकी अदिश राशि है। दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। कार्य का मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अब हम बात करें ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है। सबसे पहले आपने सुना होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे गतिज ऊर्जा के अनेक प्रकार है, वैसे वैसे हम आगे इनको पढ़ते चलेंगे। गतिज ऊर्जा के अनेक प्रकार है। बात करें तो दवनी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा, बहुत प्रकार है। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे इनको पढ़ते चलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम इन दो को ही पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही पढ़ेंगे। ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है, कार्य भी आपकी अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर आपका 10⁷ अर्ग होता है। ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? गतिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, यह तो आपको याद होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो E बराबर 1/2 mv²। ये तो बड़ा इजी है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो m क्या है? यहां पर m आपका द्रव्यमान है, v क्या है? v वेग है, v वेग है, m द्रव्यमान है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करते हैं एक संबंध के बारे में। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। इसका न्यूमेरिकल आप बनता है और इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा नहीं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसी से पूछेगा। गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध की अगर हम बात करें,
इस चीज से हम आपको संबंध निकालना सिखाएंगे। ये क्या है? इक्के। इक्के को गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv², यही लिखा हमने फॉर्मूला। अब हमने संवेग का आपको एक फॉर्मूला बताया था, संवेग किसे कहते हैं। संवेग का फॉर्मूला हमने आपको बताया था P बराबर mv। P बराबर mv। अगर P बराबर mv है तो यहां पर आपका mv आ रहा है। इसको अगर मैं एक m से गुणा करा दूं और एक m से भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या हो गया? 1/2 m² v²/m, यही हुआ। अगर ऊपर भी m से गुणा करवाया और नीचे भी m से गुणा करवाया तो क्या बन गया? 1/2 m²v²/m। अब हमने पढ़ा था P बराबर तो mv होता है। अगर P बराबर mv होता है तो यहां पर तो m² और v² है, तो यह आपका p² हो गया अपॉन m। यह आपका गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो गया। संबंध क्या हुआ? संबंध यह हो गया E बराबर p² अपॉन 2m। यही हुआ संबंध। यह आपका गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो गया। इसको आपको याद रखना है। अगर गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन क्या देखा? क्वेश्चन देगा कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध देखिए, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको नीचे। चलो आपसे क्वेश्चन करवा लेते हैं। क्या? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध छांटिए। ए ऑप्शन आपको देगा बी ऑप्शन आपको क्या देगा? सी ऑप्शन आपको क्या देगा? डी ऑप्शन आपको क्या देगा? डी ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया बी और सी दोनों। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी अभी हमने आपको बताया है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में आपका संबंध होता है p² अपॉन 2m। अब आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध छांटिए। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। पहला ऑप्शन है E बराबर p² अपॉन m। दूसरा ऑप्शन आपका है P बराबर √2m E। सी ऑप्शन आपका के बराबर p² अपॉन 2m। डी ऑप्शन आपका बी और सी दोनों। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरा यह मानना है कि इसका आंसर डी होगा। अब आप बोलोगे डी कैसे होगा, आपने तो बताया सी आंसर। यानी कि अभी तो हमने ये पढ़ा था p² अपॉन 2m, संबंध यही पढ़ा था हमने। संबंध तो यही देखा था p² अपॉन 2m। तो p² अपॉन 2m तो सी ऑप्शन में आ रहा है और आप ऑप्शन लगा रहे हो डी इसका आंसर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि p² बराबर क्या हो गया? 2m E हो गया ना। p ये गुणा में आएगा तो 2m E हो गया। p बराबर क्या हो गया? √2m E।
अब क्या बी ऑप्शन भी आंसर हुआ कि नहीं हुआ, और सी ऑप्शन भी आंसर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे डी ऑप्शन दे रखा है, बी और सी दोनों, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये संबंध याद रखना है, P बराबर √2m के, ये तो आप हल कर लोगे। इतना याद रखना है के बराबर P²/2m। हालांकि इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके बारे में आपको इतना याद रखना है, हालांकि इतना डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा क्या थी? गतिज ऊर्जा थी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा, यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपनी थी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा अपनी है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों की परिभाषा में अंतर क्या हुआ? दोनों की परिभाषा में अंतर हुआ यही तो अंतर हुआ। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो अंतर स्थिति का है। अगर पिंड गतिशील है तो गतिज ऊर्जा, अगर पिंड स्थिर है तो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में कि स्थितिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले आप ये परिभाषा लिख लीजिए। गतिज ऊर्जा की हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। सिंपल सा फॉर्मूला है। जी हमने कल आपको बताया था, जी क्या होता है? जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एच आपकी क्या है? ऊंचाई है। एम क्या है यहां पर? द्रव्यमान है। एम क्या है? द्रव्यमान है। ये आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई। इससे ना आपसे फॉर्मूला पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ना ही आपसे ये पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है। तो आप सोच रहे पूछेगा क्या? पूछेगा, हमने आपको एक तो संबंध बताया गतिज ऊर्जा का, एक अब हम बात करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या बात करने वाले हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप स्थितिज ऊर्जा को देख लीजिए। अगर ऊर्जा संरक्षण ये सिद्धांत की हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की क्या है, ये भी आपने पढ़ रखा है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे एक एक नाम जैसे जैसे आप सुन रहे हैं आपको याद आ रहा होगा कि ये तो हमने पहले पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, कभी तो आपने पढ़ा था। बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की। किसकी बात करने वाले हैं?
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? विश्व में ऊर्जा नियत है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऊर्जा निश्चित है। जितनी भी ऊर्जा है वो निश्चित है। अब निश्चित है तो क्या होती है? न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को, ना नष्ट कर सकते। अब आप बोलोगे कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? बेटा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। बात करें तो विद्युत ऊर्जा आती है आपकी सौर ऊर्जा से भी हम विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट करते हैं। तो सौर ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। यह आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। अब आप बोलोगे घर में इतनी ऊर्जा आती है, लाइट, रोज लाइट आती है और वो खर्च हो जाती है, तो बेटा वो किसी न किसी रूप में खर्च होती है। बात करिए, आपने बल्ब जलाया, विद्युत ऊर्जा आपके घर में आई, आपने बल्ब जलाया, तो वो बल्ब क्या रोशनी देगा? तो वो आपकी क्या हो गई? एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो गई, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। बल्ब ने हमको रोशनी दी तो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गई, बदल गई। ऊर्जा ना नष्ट होती है, ना ऊर्जा नई उत्पन्न होती है। ऊर्जा निश्चित है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। विद्युत ऊर्जा जब घर में आती है, बाद में हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। जैसे ही हम बल्ब जलाएंगे, आप अंधेरे में खड़े और बल्ब जलाओगे तो तुरंत आपकी रोशनी हो जाएगी, और रोशनी क्या प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल गई। वो आपकी ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा थी वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो प्रकाश ऊर्जा अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हुई है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। यह आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब आप बोलोगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का इससे क्या रिलेशन है? यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का इससे क्या रिलेशन है? यहां पर हम लिखेंगे कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ना, वो कुल ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसका आप मान भी लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। mgh आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार आप कुल ऊर्जा बराबर भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? शक्ति के बारे में। अगर हम बात करें तो शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा के पार्ट अनेक हैं,
जैसे बात करें तो ध्वनि ऊर्जा भी हम पढ़ेंगे। ध्वनि ऊर्जा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश ऊर्जा हम पढ़ने वाले, प्रकाश वाले चैप्टर में। चुंबकीय ऊर्जा हम पढ़ेंगे चुंबक वाले चैप्टर में। इस प्रकार जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति। पावर। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? अभी इसकी परिभाषा हमने आपको पहले बताई भी थी। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ऊर्जा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? कार्य करने की क्षमता आपकी एनर्जी ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर P बराबर W/T। ये हमने आपको पहले बता रखा कि अगर दर शब्द बीच में आ जाए तो दर का मतलब होता है नीचे T, यानी कि नीचे समय। ये आपकी शक्ति का फॉर्मूला हो गया। शक्ति P बराबर W/T। अब शक्ति के बारे में बात करें, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? W आपका यहां पर क्या है? W कार्य है, T आपका क्या है? समय है। तो इसका सीधी परिभाषा क्या हो गई? कार्य बटा समय भी आपकी शक्ति हो गई और इसी को क्या लिखते हैं? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगर ऐसा ही मात्रक की हम बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। इसका एक और मात्रक होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्रक है, उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। क्या होता है? अश्व शक्ति। इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं। सिंपल में लिखे तो एचपी से भी लिखते हैं, हॉर्स पावर। अब बात करें हॉर्स पावर और वोट में क्या संबंध है, क्योंकि अगला पूछेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि शक्ति का दूसरा मात्रक क्या होता है या शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। तो आपको क्या याद रखना है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने पढ़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोट होता है। 146 है, 746 वोट होता है। यह आपका शक्ति का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर आपकी शक्ति कहलाती है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोट होता है। P बराबर W/T होता है। अब आगे हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है घर्षण। क्या है? घर्षण। आपका वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। वर्क पावर और एनर्जी जो आपका चैप्टर था वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी घर्षण के बारे में। घर्षण क्या होता है? क्योंकि मोशन वाले चैप्टर में हमने घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण क्या होता है? पिछली मोशन वाली क्लास में भी हमने घर्षण के बारे में थोड़ा सा देखा था कि घर्षण के कारण कोई वस्तु धीरे हो जाती है। जब हमने विस्थापन और उसमें पढ़ा था अंतर, विस्थापन और दूरी में अंतर पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था कि जब कोई बाइक रोड पर चलती है, उसकी अगर आपने रेस छोड़ दी और ब्रेक भी आपने नहीं लगाए, लेकिन वो अपने आप धीरे क्यों हो जाती है? वो घर्षण के कारण धीरे हो जाती है। अब घर्षण क्या होता है? घर्षण से कैसे धीरे हुई? बाइक के टायर और रोड के बीच में लगा बल,
ये आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। बाइक तो आगे चलना चाहती है, बाइक तो क्या आगे चलना चाहती है, लेकिन रोड क्या है, इस पर बल लगा रही है पीछे की ओर, और ये इसको चलने नहीं देना चाहती। यही आपका घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण के कारण ही वस्तु स्थिर होती है। ऐसे मान लीजिए हमने, आप सोचिए कि अगर घर्षण 0 है, यानी कि विश्व में घर्षण है ही नहीं, हमारे यहां पर घर्षण उपस्थिति नहीं है, आप एक बार अनुमान लगाइए। आपने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी 80 किलोमीटर की, आपने ट्रेन की स्पीड कर दी प्रति घंटा। क्या कर दी? ट्रेन की 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी स्पीड, और घर्षण बिल्कुल है नहीं, और घर्षण नहीं है तो आपका ब्रेक भी कार्य नहीं करेगा। ब्रेक किस चीज पर कार्य करता है? घर्षण के कारण ब्रेक लगता है, अन्यथा बिल्कुल भी ब्रेक संभव नहीं है। घर्षण है तभी ब्रेक संभव है। अब ब्रेक भी नहीं है, घर्षण बल भी नहीं है, तो ट्रेन रुकेगी भी नहीं। ट्रेन तो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती रहेगी। तो अगर ऐसा संभव होता तो हमें ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब घर्षण क्या होता है? घर्षण होता है दो वस्तुएं जब गति करती है, या कोई वस्तु जब गति करती है तो उसकी आपेक्षिक गति में विरोध के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। ये घर्षण आपका एक प्रकार का बल है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। घर्षण क्या होता है? आपेक्षिक गति में विरोध के कारण, यानी कि ये आगे चल रही है लेकिन रोड के कारण इस पर घर्षण बल लग रहा है। ये रोड इसको आगे चलने नहीं देना चाहती। रोड का ही नहीं, आप जमीन पर चलिए, हर वस्तु में घर्षण है। अगर वस्तु एकदम समतल होती या चिकनी वस्तु होती, बिल्कुल 100% अगर कोई वस्तु चिकनी है, चिकनी रोड क्यों नहीं बनाते? रोड में आपको कंक्रीट दिखाई देती होगी, अगर डामर रोड भी आपकी है तो उसमें आपको कंक्रीट थोड़ी बहुत तो दिखाई देती है ना। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसी के कारण घर्षण बल लगता है। अगर एकदम प्लेन बना दिया, एकदम क्या कर दिया? प्लेन बना दिया, तो उस पर घर्षण बल संभव नहीं है, और घर्षण बल संभव नहीं है तो पहली चीज तो ये कि वो वस्तु रुकेगी बहुत मुश्किल से। वो रुकेगी वो, क्योंकि एकदम 100% कोई भी चीज संभव नहीं है इस दुनिया में। वो रुकेगी लेकिन आगे जाकर रुकेगी, तो एक निश्चित दूरी पर वो वस्तु नहीं रुक पाएगी। इसी कारण रोड को एकदम से फ्रेश नहीं बनाया जाता, प्लेन नहीं बनाया जाता। उस पर कुछ ना कुछ आपको कंक्रीट दिखाई देती है, छोटी मोटी कंक्रीट ही क्यों ना हो, छोटी मोटी कंक्रीट दिखाई देती है। उसी के कारण आपका घर्षण बल ज्यादा लगता है और उसी के कारण आपकी वस्तु स्थिर होती है। आप एक सोचिए, एक तो आप डामर रोड पर चल रहे हैं, एक आप कंक्रीट वाली रोड पर चल रहे हैं। इस पर भी आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है, इस पर भी आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आपने रेस छोड़ते ही ब्रेक लगाया नहीं, रेस दोनों ने एक साथ में छोड़ी है। इसने भी यहां पर रेस छोड़ी है और इसने भी यहां पर रेस छोड़ दी। कौन सी वस्तु आगे जाकर रुकेगी? इसमें तो सीधा सा संभव है, इसमें कोई कंक्रीट बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गड्ढा है, तो ये तो धीरे धीरे आपकी यहीं पर रुक जाएगी। क्योंकि इसमें तो जैसे जैसे खड्डे में गिरेगी, कभी पत्थर पर चढ़ेगी, तो इसमें तो घर्षण बल ज्यादा लगा और रुकावट ज्यादा पैदा हुई, और रुकावट ज्यादा पैदा हुई तो ये वस्तु तो इतनी दूरी पर जाकर रुक गई। लेकिन डामर रोड पर, यानी कि आपकी समतल रोड पर जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, ये यहां पर जाकर रुकेगी, ये इतनी आगे जाकर रुकेगी। यही आपका घर्षण बल है। हालांकि इससे भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि घर्षण बल क्या है, आखिर किस प्रकार घर्षण बल कार्य करता है। अगर मैं आपको यहां पर परिभाषा रटवा दूंगा तो आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। मैं आपको यहां पर परिभाषा भी रटवा सकता था, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं है। कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको तो बस दिमाग में होना चाहिए कि घर्षण बल कैसे कार्य करता है, इसका क्या सिद्धांत है, क्या होता है घर्षण बल। अब तो आपकी समझ में आ गया कि एक तो समतल सड़क पर गाड़ी चलती है, एक कंक्रीट वाली रोड पर गाड़ी चलती है,
तो घर्षण बल कौन सी में ज्यादा लग रहा है? कंक्रीट वाली रोड में आपको घर्षण बल ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, उसमें रुकावट ज्यादा पैदा होगी। अगर एकदम से प्लेन सड़क होगी जिसमें बिल्कुल भी घर्षण नहीं है, न के बराबर घर्षण है, तो गाड़ी को रोक पाना असंभव है, बहुत मुश्किल से गाड़ी रुकेगी। इसीलिए आपकी रोड पर कुछ ना कुछ आपको छोटे मोटे कंक्रीट दिखाई देते हैं, ताकि गाड़ी एक निश्चित दूरी पर रुक सके। यह आपका फ्रिक्शन घर्षण था। घर्षण एक छोटा सा है। घर्षण क्या होता है? हालांकि इसके फॉर्मूले आपको कुछ नहीं याद करने, आपको इतना पता रखना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए आपको कि घर्षण क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे घर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों पहले हमने वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने घर्षण के बारे में डिस्कस किया। वर्क पावर और एनर्जी वाले चैप्टर हमने कंप्लीट देख लिया था। वर्क किसे कहते हैं, वर्क के कार्य के शून्य होने की शर्तें क्या है। फिर हमने शक्ति के बारे में डिस्कस कर लिया था, ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लिया था, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था mgh। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये हमने आपको बता दिया था। शक्ति के बारे में हमने आपको बता दिया था, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? P बराबर W/T। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमने आपको क्या बताया था? वाट बताया था। एक मात्रक हमने आपको हॉर्स पावर बताया था। क्या बताया था? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट होता है। क्या होता है? एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। बाद में हमने घर्षण के बारे में पढ़ा। वर्क पावर और एनर्जी वाला चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।